हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर न्यू सीरीज फाइटर 2.0, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से आपके क्वेश्चंस का वेटेज बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें ये पता पड़ेगा कि हमारे एग्जामिनर की क्वेश्चन आस्किंग की अप्रोच क्या है। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए और बायोलॉजी में परफेक्ट स्कोर हासिल करने के लिए? सो कमेंट यस। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए? यस फोक्स, वी आर रेडी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, हमारी एनसीईआरटी इसमें सिर्फ एक टॉपिक कवर करती है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर इसको कहते हैं दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, पर यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है? ओनली ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग होने के बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है उस पर हम फोकस करेंगे, राइट? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग और एक कॉमन टर्म है विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग से हम समझते हैं इनहेलेशन of oxygen and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एज दी ब्रीदिंग। ठीक, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। सो ब्रीदिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। क्लियर? रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय अवर सेल। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो कौन उपयोग कर रहा है? वो हमारे सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है। और ये जो यूटिलाइजेशन है, क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या कंटिन्यूअस हो रहा है? दिस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाय आवर सेल्स कंटिन्यूअसली। लगातार हमारे सेल्स जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उसे यूज कर रहा है, उसे यूटिलाइज कर रहा है। पर्पस क्या है इसके यूटिलाइजेशन का? फॉर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स substances and for the formation of energy या for the synthesis of energy। जो भी सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है और उन सब्सटेंसेस से एनर्जी बनाई जाती है। कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका ब्रेक डाउन किया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, दे आर ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। इन सारे सब्सटेंसेस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाया जाता है एंड फर्दर फिर इन्हीं सब्सटेंसेस से एनर्जी सिंथेसाइज की जाती है, जिस एनर्जी का हम हमारी बॉडी में उपयोग करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्लियर हुआ इतना हमें? तो ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। और वहीं पर रेस्पिरेशन हम क्या बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उस ऑक्सीजन का सेल्स के द्वारा लगातार उपयोग होना। और सेल्स उस ऑक्सीजन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? फॉर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वंस, जिनसे हम फर्दर एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकें। क्लियर है?
अब इसकी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करना है सिंपलर वंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिसे हमने नाम दे दिया पॉलीसेकेराइड, इसे हमने क्या किया, ब्रेक किया एक सिंपल सब्सटेंस में। और सिंपलर सब्सटेंस हमने कौन सा लिया है, ग्लूकोज। 1 molecule of glucose in the presence of 6 molecules of oxygen। क्या लिखा है मैंने, 1 molecule of glucose in the presence of 6 molecules of oxygen, ये ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या बनाएगा, 6CO2 plus 6 molecules of water and 38 ATP। क्या बनाएगा ये, 6CO2, 6 molecules of water, water मतलब not in the form of drop, ये water जो है ये हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। और मेजरली यहाँ पर बन क्या रहा है, 38 ATP। क्लियर हुआ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस रिलीज हुई है, हार्मफुल गैस CO2 हैज बीन रिलीज्ड। इस CO2 का हम ब्रीदिंग के थ्रू एक्सहेलेशन करवाते हैं, विच इज वेरी नेसेसरी। इस CO2 को आप अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते हो, दिस CO2 हैज टू बी रिलीज्ड आउट ऑफ अवर बॉडी। क्लियर है, ठीक। तो ऑक्सीजन हमने यूज किया, CO2 को हमने बाहर निकाला, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज हुआ है, इस प्रोसेस में रिलीज हुआ है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। क्लियर हुआ बच्चों इतना, है ना। हाँ, अब वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीदिंग कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज जनरली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ऐसा हमारी एनसीईआरटी लिखती है। ब्रीदिंग को हम और किस नाम से जान सकते हैं, रफली हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग इज रफली कॉल्ड एज दी रेस्पिरेशन। पर हमें पता है कि ब्रीदिंग मतलब सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना, और रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि ब्रीदिंग के समय पर जो हमने ऑक्सीजन लिया है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना या फिर किसी भी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करना और फिर उससे एनर्जी प्राप्त करना, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। क्लियर। एंड ब्रीदिंग कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज, कुड रफली बी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ इतना हमें, ठीक है। चलिए, अब जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, तब ब्रीदिंग करने के लिए या ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हर किसी ऑर्गेनिज्म में होंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसके पास में सेल्स है, और सेल में लिविंग प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ये हमने एक सिर्फ इक्वेशन लिखा है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें से अगर अपन एक सिंगल स्टेप इक्वेशन को बाहर निकालना चाहें तो ये एक हमारी सिंगल स्टेप इक्वेशन होगी। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, सेल मेटाबॉलिज्म करेगा। सेल को मेटाबॉलिज्म करने के बाद में एनर्जी बनानी है, और एनर्जी बनानी है तो मतलब फंक्शनिंग तो होगी ही बॉडी में, ठीक है। तो हर किसी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रीदिंग करना पड़ेगी, और ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और अलग अलग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, and that respiratory organs are dependent upon the habitat in which that organism is living। वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के हैबिटेट में रह रहा है, वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा है या फिर वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहा है या फिर वो एरियल है, तो उसका हैबिटेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा। क्लियर है। और हमारी बुक ये भी कहती है कि जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तब ब्रीदिंग के समय पर कुछ हमें बॉडी में, चेस्ट में मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन आवर चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड।
तो ये मूवमेंट हो रहा है हमारे चेस्ट का। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं अवर चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं अवर चेस्ट thoracic cavity moves inward and downward। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए एक बार हम इसे एनसीईआरटी में से देख लेते हैं। सी, as you have read earlier, oxygen is utilized by organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid and fatty acid etc. to derive energy to perform various activities। क्लियर है इतना कि हमें ये मालूम है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं कुछ चीजों का ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ठीक, जिनसे एनर्जी डिराइव की जाती है। और एनर्जी किस लिए डिराइव की जाती है? फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड एज द कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है? कोई चीज टूटती है, तो यहाँ पर क्या टूट रहा है? ग्लूकोज टूट सकता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होने वाली प्रोसेस कौन सी होती है? कैटाबोलिक रिएक्शन। जहां फॉर्मेशन होगा वो वाली प्रोसेस कौन सी होगी? एनाबोलिक रिएक्शन। क्लियर है? तो इस कैटाबोलिक रिएक्शन में CO2 जो है वो प्रोड्यूस होती है और इस CO2 को रखना नहीं है। दिस CO2 हैज टू बी रिलीज्ड आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर where CO2 produced by these cells is called as breathing। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? This is called as the breathing, commonly known as respiration। कहती है हमारी एनसीईआरटी कि the breathing is commonly known as respiration। Place your hands on your chest, you can feel the chest moving up and down, you know that this is due to the breathing। जब हम breathing करते हैं तब हमारी बॉडी में चेस्ट के अप एंड डाउन मूवमेंट्स हमें फील होते हैं। How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter। अब हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीदिंग करते हैं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं? different organisms having different types of respiratory organ। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। These organs are based upon their habitat। ये ऑर्गन्स किस पर बेस्ड है? उनके हैबिटेट पर बेस्ड है। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होना चाहिए। अब हैबिटेट क्या हो सकता है? हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का टेरेस्ट्रियल हो सकता है या फिर एक्वाटिक हो सकता है। क्लियर? टेरेस्ट्रियल हो सकता है और किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एक्वाटिक हो सकता है। ठीक है, और किस चीज पर डिपेंड करेगा? एंड इट also depend upon the organization of body। और किस पर डिपेंड करेगा? ये बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? क्या ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी हुई है? यदि सेल की बनी हुई है तो ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलोगे? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेल की बनी हुई होगी उसमें सिंपलर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा। क्लियर? फिर
का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। कैसा हो सकता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म के पास में यहाँ सिर्फ सेल है, सेल का गुच्छा है, एग्रीगेट है, उसने टिश्यू नहीं बनाया, तो ऑर्गन होने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। जिसके पास सेल है उसके पास सिर्फ सेल है, ऑर्गन थोड़ी ना हो सकता है। टिश्यू लेवल, क्या यहाँ ऑर्गन होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। हम यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म हैज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स आर बीइंग कन्वर्टेड ओनली इन टिश्यू, उसके पास में ऑर्गन नहीं है। फिर तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनिज्म के पास में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम बना सकता है वो, तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास में ऑर्गन होगा वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो डिपेंड करता है कि उनका हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, या फिर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन लेवल है, इस चीज पर ये डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर देखें अब, यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे हम। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, अब पॉरीफेरा फाइलम के सबसे पहले तो एग्जाम्पल याद करवाऊंगी मैं आपको, क्योंकि यही चीज हमारी रिपीट होने वाली है बच्चों किसमें? एनिमल किंगडम में, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स लर्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हर एक सिस्टम के साथ में मैं आपको दो दो एग्जाम्पल्स याद करवाऊंगी, तो तब तक आपके एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे, है कि नहीं? इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपने को, है ना? चलो, पॉरीफेरा सबसे पहले इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इसमें आता है साइकॉन, दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें यूस्पोंजिया। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल इसमें आता है स्पॉन्जिला। ठीक, अब बोलोगे मैडम आपने तो दो एग्जाम्पल बोला था, तीन पढ़ा दिए। बेटा तीन ही दिए हुए हैं, याद कर लो, सिंपल से तो एग्जाम्पल्स है इसमें, है ना? साइकॉन, यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला, ये तीन एग्जाम्पल्स है। क्या क्या है बोलो मेरे साथ में? साइकॉन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। अब इस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? इसके पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में क्या है? इसके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? जनरल बॉडी सरफेस है। क्यों है जनरल बॉडी सरफेस? कोई ऑर्गन नहीं है क्या इसके पास में? नहीं। इस ऑर्गेनिज्म में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके पास किसी ऑर्गन के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पर क्या है? इट हैज ओनली जनरल बॉडी सरफेस। क्या प्रेजेंट है इसके पास में? जनरल बॉडी सरफेस है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वाला हम देखें, इसमें सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलेंट्रेटा में एग्जाम्पल याद कर लो मेरे साथ में यहीं पर। सीलेंट्रेटा में सबसे जनरल एग्जाम्पल है हाइड्रा, दूसरा एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल याद कर लो ऑरेलिया। ये तीन एग्जाम्पल्स याद कर लेना, कल पूछूंगी मैं, है ना? हाइड्रा, ओबेलिया और ओरेलिया, दीज आर दी थ्री एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसमें क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पर? इसके पास में है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके पास में भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। इट ऑल्सो हैज जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, और इसके पास में इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसके पास में? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ इतना? ठीक,
चलिए थर्ड देख लें अब हम। थर्ड वाला फाइलम आता है टीनोफोरा। कौन सा फाइलम है बच्चों? टीनोफोरा। टीनोफोरा में एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया, दूसरा एग्जाम्पल टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। ठीक, यहां ये है सीलेंट्रेटा का भाई। जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा छोटा भाई करेगा। सीलेंट्रेटा का छोटा भाई कौन है? टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा ने बोला मैं जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करूंगा, इसने बोला मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करूंगा। दोनों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरल बॉडी सरफेस, सिर्फ सरफेस है। वी कुड नॉट कॉल दिस एज ऑर्गन। ठीक है, अब सीलेंट्रेटा के पास में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोरा के पास में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है इतना? चलिए बढ़े नेक्स्ट पर। नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। कौन सा अगला फाइलम हमारा? प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स में सबसे पहले एग्जाम्पल लर्न करें, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो प्लेटीहेल्मिन्स में एक चीज याद करें, प्लेटी मतलब होता है फ्लैट। प्लेटी, प्लेटी मतलब क्या? फ्लैट। हेल्मिन्थ मतलब क्या? कृमि। ठीक है, कृमि मतलब क्या होता है? वर्म्स। तो इसमें कौन आते हैं? यहाँ आते हैं फ्लैट वर्म्स, चपटे कृमि आते हैं इसमें। ठीक, एग्जाम्पल देखें टेनिया सोलियम, और एक एग्जाम्पल याद कर लो इसमें प्लेनेरिया। क्लियर है? टेनिया सोलियम और क्या एग्जाम्पल याद करेंगे अपन इसमें? प्लेनेरिया। ठीक है, अब देखो यहां पर इस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? इस ऑर्गेनिज्म का नेचर है दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज एंडोपैरासिटिक इन नेचर। ये क्या शो करता है? एंडोपैरासिटिज्म शो करता है। ठीक है, तो जब भी अगर ये ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासिटिक होगा तब इस फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कर सकते हैं। क्लियर? और अगर ये फ्री लिविंग है, कैसा है ये ऑर्गेनिज्म? फ्री लिविंग है। अगर ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है तो ये ऑर्गेनिज्म अपने जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अगर ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है तो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करेंगे, और इन ऑर्गेनिजम्स का नेचर है दीज आर एंडोपैरासिटिक इन नेचर, तो ये कैसा रेस्पिरेशन करेंगे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। क्लियर है बच्चों? ना हाँ, अगले फाइलम पर आ गए अपन। नेक्स्ट वाला फाइलम कौन सा है हमारा? एस्केहेल्मिन्थ। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नीमेटोडा। क्या बोला जाता है इनको? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नीमेटोडा। इनमें ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के भाई हैं। ये भी किस नेचर के हो सकते हैं? एंडोपैरासिटिक नेचर के हो सकते हैं। तो जब ये एंडोपैरासिटिक नेचर के होंगे तब इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो सकता है? एनएरोबिक। क्या होगा इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन? एनएरोबिक। और जब ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होगा तब ये अपने बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। किससे रेस्पिरेशन कर सकेंगे? ये अपने बॉडी सरफेस से। ठीक, एग्जाम्पल भी याद करवाऊंगी, भूलूंगी नहीं मैं आपको एग्जाम्पल याद करवाना। इसमें एग्जाम्पल में आएगा एस्कैरिस। क्या है इसका एग्जाम्पल? एस्कैरिस। और दूसरा एग्जाम्पल एनसाइलोस्टोमा। ये दो एग्जाम्पल मैं याद करवाऊंगी। ठीक है, एस्कैरिस और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा? एनसाइलोस्टोमा। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक, देखो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा भाई भाई थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एक्सकेहेल्मिन्थीज भाई भाई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फाइलम इंपॉर्टेंट है। अगला फाइलम कौन सा है हमारा? दैट इज एनिलिडा। कौन सा फाइलम है हमारा नेक्स्ट? एनिलिडा।
एनिलिडा के एग्जाम्पल्स याद करवाऊंगी मैं आपको। एनिलिडा के एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अर्थवर्म, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा, लीच। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में कौन से एग्जाम्पल्स आए इसमें, अर्थवर्म, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा याद किया अपन ने, लीच याद कर लिया। ठीक, एनिलिडा में ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होता है बाय स्किन। अर्थवर्म में किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, स्किन की हेल्प से। यहां पर स्किन को हम बोलते हैं इट रेस्पायर्स थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है ये, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोल दिया जाएगा इसको, दिस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। क्लियर है, तो फाइलम एनिलिडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में क्या है, स्किन। स्किन इज कॉल्ड एज मॉइस्ट क्यूटिकल, और क्यूटिकल के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोला जाएगा इसको, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ इतना, ठीक। अगले फाइलम की तरफ बढ़े हम, ठीक है, एनिलिडा। एनिलिडा के बाद में हम किस पर आते हैं, आर्थ्रोपोडा पर। किस पर आएंगे बच्चों अपन, आर्थ्रोपोडा। ठीक, अब आर्थ्रोपोडा में थोड़ी सी तकलीफ आती है हमको याद करने में, पर मैं हूं ना, याद करवाऊंगी आपको। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहला किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, क्लास इंसेक्टा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन बच्चों, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा का ऑर्गेनिज्म जो अपनी सिलेबस में है, कॉकरोच, है ना। तो क्लास इंसेक्टा, कॉकरोच। कॉकरोच में आने वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, कॉकरोच में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रेकियल ट्यूब्स। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है कॉकरोच में, ट्रेकियल ट्यूब्स। यानी कि इंसेक्टा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ट्रेकियल ट्यूब्स है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, मकड़ी और बिच्छू, इन दोनों में आने वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज बुक लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है इसमें, बुक लंग्स। अगला आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिज्म किंग क्रैब। किंग क्रैब इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूम्यूलस। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, दिस ऑर्गेनिज्म हैज बुक गिल्स। अब ऐसा क्यों, बुक लंग्स और बुक गिल्स अलग अलग क्यों है, और बुक क्यों लिखा है अपन ने, शेप इसका बुक जैसा है। ठीक है, जैसे अपन अगर बुक्स का हीप बनाए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक्स रखेंगे तो जो शेप बनेगा उसको अपन ने बोला है बुक्ड शेप। तो यहाँ पर बुक शेप के लंग्स है और यहाँ बुक शेप के गिल्स है। याद करने में तकलीफ होगी क्या, क्यों तकलीफ होगी, मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको। बुक लंग्स, लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, है ना। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में। तो किंग क्रैब का हैबिटेट कैसा है, एक्वाटिक। तो इस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिज्म में गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और स्पाइडर और स्कॉर्पियन का यहाँ हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल में क्या प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल में लंग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो बड़े आगे। किंग क्रैब के बाद में एक और ऑर्गेनिज्म प्रॉन। प्रॉन की एक क्लास है, क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया इज क्लास, उसमें आने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, प्रॉन। प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। ठीक, प्रॉन में आने वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज गिल्स। ठीक है, अब गिल्स है, प्रॉन कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रॉन इज अ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है प्रॉन, दिस इज अ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, तो ये हमने कुछ और ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करें अब अपन। चलिए, हाँ, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ में, दैट इज फाइलम मोलस्का। किसकी तरफ जा रहे हैं अपन, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद में
एग्जाम्पल याद कर ले, बिल्कुल याद करवाऊंगी मैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल, लैंड स्नेल। बारिश का मौसम चल रहा है, आसपास में आपको कहीं पर भी लैंड स्नेल देखने को मिल सकती है। नाम क्या लिखा है बच्चों? लैंड स्नेल। मतलब इससे क्लियर हो गया हमको हैबिटेट क्या होगा इसका, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा, है ना। फिर इसके बाद में एप्पल स्नेल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, अभी ये दो याद कर लो। कौन से याद करेंगे अपन? लैंड स्नेल एंड एप्पल स्नेल, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? ऑर्गेनिज्म ये वाले जो है कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और कुछ इसमें एक्वेटिक भी है। जैसे अगर अपन लैंड स्नेल की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। और बाकी जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं इसमें? एक्वेटिक है। तो हमने यहाँ पर बोला मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक। कैसे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म? एक्वेटिक। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स। कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनके पास में? गिल्स। इनके जो गिल्स हैं दे आर फेदर लाइक गिल्स। कैसे गिल्स है इनके पास में? फेदर लाइक गिल्स है। इतना याद करना है इसमें, ठीक है। तो मोलस्का में गिल्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और गिल्स कैसे है? फेदर लाइक गिल्स है, ठीक। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा। सबसे कॉमन एग्जांपल याद करेंगे अपन इकाइनोडर्मेटा का। क्या है इकाइनोडर्मेटा का सबसे कॉमन एग्जांपल? स्टारफिश। क्या एग्जांपल है इसका? स्टारफिश। इसमें किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? देयर इज नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस ऑर्गेनिज्म के पास में कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। फिर रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैस किससे करता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैस इसके एक सिस्टम के थ्रू करता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या नाम है उस सिस्टम का? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बड़े। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा के बाद में अगला फाइलम कौन सा आएगा इसमें? हेमीकॉर्डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल याद करवाऊंगी मैं हेमीकॉर्डेटा का। दो भाई भाई जैसे एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लॉसस। इसका छोटा भाई सैकोग्लॉसस, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स हैं इसके, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स। हैबिटेट क्या होगा? अब तो हमको याद हो गया मैडम, जिन ऑर्गेनिजम्स में गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट क्या होगा? एक्वेटिक ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हेमीकॉर्डेटा के बाद में कहाँ पहुंचे अपन? कॉर्डेटा। किस पर पहुंच गए अपन? यहाँ कॉर्डेटा पर। अब कॉर्डेटा में हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्टिब्रेटा के बारे में। कॉर्डेटा में इसका जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको करवाऊंगी एनिमल किंगडम में। यहाँ पर अपन कॉर्डेटा में किसके बारे में लर्न कर रहे हैं? अबाउट दी वर्टिब्रेटा। क्लियर है? तो वर्टिब्रेटा में अगर हम देखें, नया पेज ले लेते हैं अपन इसमें, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला फाइलम कौन सा हुआ हमारा? कॉर्डेटा, ठीक। और सब फाइलम कौन सा हुआ हमारा? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में पहली क्लास, ठीक है। वर्टिब्रेटा में आए हम, वर्टिब्रेटा में क्लास कौन सी ले रहे हैं अपन? सबसे पहले पाइसीज। पाइसीज में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? मछलियां। पाइसीज में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? फिशेस। फिश कहाँ रहती है? फिश का हैबिटेट बताओ मुझे। फिश आर एक्वेटिक इन नेचर। जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होगा तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स होगा। ये भी याद हो गया आपको, है ना। गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को बोला जाता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है उसको? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, है ना। तो फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स।
गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। एंड गिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गिल्स आर हाईली वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर। गिल्स कैसे स्ट्रक्चर होता है? हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि गिल्स में अबंडेंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई है। देखो, जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गन होगा, वहां ब्लड सप्लाई होना या किसी फ्लूइड का सप्लाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो जारी है वो फ्लूइड में डिसॉल्व होकर ही जाएगी। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है या जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहां पर ब्लड सप्लाई होना, वेस्कुलराइजेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, चलिए, तो पहली क्लास अपन ने देख ली इसमें पाइसेस। अब पाइसेस के बाद में दूसरी क्लास कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया में फॉर एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं अपन? यहाँ फ्रॉग को कंसिडर कर ले। ठीक है, अब फ्रॉग में अलग अलग देखो ऑर्गेन्स हो सकते हैं। फ्रॉग के अगर अपन लार्वा की बात करते हैं, टैडपोल लार्वा, ठीक है, तो टैडपोल लार्वा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स, क्योंकि टैडपोल लार्वा का हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक है। क्लियर? बट अगर अपन अडल्ट फ्रॉग की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन? अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, अडल्ट फ्रॉग के हैबिटेट क्या होता है? टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और वो पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो डुअल हैबिटेट है इसके। तो यहाँ पर ये अडल्ट फ्रॉग मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। तो जब ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा उसको बोला जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होगा तब इसको बोला जाएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, तब इसको बोल दिया जाएगा सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाएगा इसको? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग में स्किन, लंग्स एंड बकल कैविटी, ये तीनों इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्लास, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ये आ गई हमारी 3 क्लासेस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक, इन तीनों में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? लंग्स। लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलोगे बच्चों? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोला जाएगा इसको? दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो डिपेंड करता है कि उन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट क्या है और उन ऑर्गेनिजम्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जिस ऑर्गेनिज्म में सिंपलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गन प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी कम है, वहां पर ऑर्गेनिजम्स अपने जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक, और जिनमें ऑर्गन है वहां पर ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक, एक बार हम एनसीईआरटी भी देख लेते हैं इसकी। देखो, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड करता है उनका हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। इन ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी के सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। ठीक, फिर अर्थवर्म्स विच बिलोंग टू द फाइलम एनिलिडा यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, ये अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करेंगे, जिसको हमने पढ़ा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड इंसेक्ट्स हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर
गिल्स। गिल्स कैसे स्ट्रक्चर है? वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स मतलब लिम्यूलस है, ठीक है, और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड प्रॉन है, एंड मोलस्क। मोलस्क में भी हमने क्या पढ़ा है? गिल्स। वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लंग्स। लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो लंग्स किन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के जैसे एक्ट कर रहे हैं? इन दी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेस यूज गिल्स, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through the lungs. फिश में गिल्स है, बाकी सारी जो क्लासेस है वर्टिब्रेट्स की उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। Amphibian like frog respire through their moist skin. That type of respiration is called as the cutaneous respiration. क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने बहुत थोड़ा सा टॉपिक कवर किया है ताकि हम लोग इजीली इस चैप्टर के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्टडी कर सकें। ठीक, कल से हम थोड़ा सा एक चलिए कल हम देखेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स, दैट इज अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर? इतना पढ़िएगा अच्छे से, इसके क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम मिलते हैं कल। टिल देन, गुड लक।